हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे गैल्वेनोमीटर। द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अब देखो, ये एमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, इनके बारे में तुमने छोटी क्लास में भी पढ़ लिया था। गैल्वेनोमीटर वो डिवाइस होती है जो करंट को डिटेक्ट करती है। गैल्वेनोमीटर इज द डिवाइस विच यूज टू डिटेक्ट द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करने में ये डिवाइस काम आती है, जिसमें लिखा था गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर, मीटर देख लो नहीं लैब में, 10th में भी दिखा देते हैं। तो गैल्वेनोमीटर डिवाइस होती है जो इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करती है। इसमें भी हमें आज पढ़ना है द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इससे पहले हमने पढ़ा था ना, रेक्टेंगुलर कॉइल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो उस पर टॉर्क लगा और रोटेट होने, जैसे करंट उसमें पास कराए टॉर्क लगने लगेगा। उसी प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है। इसमें भी एक कॉइल होती है, वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखी होती है, जैसे करंट पास कराते तो ट्विस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो पहले इसका डायग्राम बनाता हूँ। देखो, इसके डायग्राम में ये सपोज पैराबोलिक शेप की नॉर्थ पोल, इधर ये साउथ पोल, इसके बीच में कॉइल रहती है। जैसे सपोज ये कॉइल हो गई। अब इसमें सिलेंड्रिकल, वो अभी बताऊंगा आपको, इसका एक बार डायग्राम बना देता हूँ। और इसको ऐसे ये फिक्स कर रखी हुई है। ये इनसाइड का डायग्राम है इसका। इस पे एक कॉइल है, ये तो हो गई कॉइल, यहां मत लिखो, ठीक है, ये कॉइल है। अब इसमें रेडियल मैग्नेटिक फील्ड अभी आगे डिस्कस करेंगे। एक बार इसका डायग्राम बनाए थे ऐसे। इस तरह से रेडियल मैग्नेटिक फील्ड आता है और इसमें एक पॉइंटर लगा होता है। यहाँ स्ट्रेट लाइन है, ये पॉइंटर, और यहाँ स्केल लगा होता है जिसके ऊपर इस तरह से ये स्केल, इस सिंपल मैंने डायग्राम बना दिया है। ये तो हो गया आपका परमानेंट मैग्नेट, ये दोनों दे रहे हैं तो यहाँ लिख देता हूँ ये परमानेंट मैग्नेट, NS पोल वाले परमानेंट मैग्नेट। ये आपका रेडियल फील्ड हो गया। अभी रेडियल फील्ड को हम डिस्कस करेंगे। ये रेडियल फील्ड हो गया। ये आपकी कॉइल हो गई, ये कॉइल। अब इसका ये तो सिंपल इसका डायग्राम है। अब ये यूज होता है करंट डिटेक्ट करने में। जैसे इसमें करंट पास होगा तो इस पर कॉइल पर टॉर्क लगेगा, टॉर्क लगेगा तो ये रोटेट करेगी, ऐसे रोटेट करेगी तो ये डिफ्लेक्शन आएगा और स्केल में से ये डिफ्लेक्ट होने लग जाएगी, वो डिफ्लेक्शन देगा। ये पॉइंटर है, ये पॉइंटर। अब एक एक चीज को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले गैल्वेनोमीटर होता क्या है, ये तो इसका बेसिक डायग्राम है। डायग्राम में दूसरा ही बनाऊंगा जिससे अच्छे समझ में आ जाए। ये आपका NCERT का डायग्राम है, तो मैंने स्केच किया है। अब देखो, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर वो डिवाइस होती है जो करंट को डिटेक्ट करती है, यानी पता करता है करंट है या नहीं है। तो गैल्वेनोमीटर इज डिवाइस विच यूज टू डिटेक्ट द इलेक्ट्रिक करंट। अब इसका प्रिंसिपल, गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल। अब देखो, प्रिंसिपल के लिए ये डायग्राम, आप एक बार इस डायग्राम को और बताता हूं। इसमें एक कॉइल होती है, रेक्टेंगुलर कॉइल, उसके ऊपर खूब सारे तार लपटे होते हैं कंडक्टिंग वायर के। अब ये पैराबोलिक शेप में नॉर्थ और साउथ पोल है, यानी परमानेंट मैग्नेट है। इसके बीच में इसको लटका दिया जाता है। उस कॉइल से कनेक्ट रहता है पॉइंटर, और पॉइंटर के ऊपर रहता है स्केल। जैसे इसमें करंट पास होगा तो ये ट्विस्ट करेगा, से साथ में पॉइंटर घूमेगा और ये डिफ्लेक्शन दिखा देगा। तो ये इस तरह से इसके काम वर्क करता है। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हो, इसको तरफ कर रहा हूं, चलो इधर बना देता हूं डायग्राम, दूसरा डायग्राम। देखो, ये सपोज आपका, मैं सिंपल डायग्राम स्केच कर रहा हूं। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये आपकी करंट कैरिंग कॉइल, और ये आपने यहाँ इसको
ऐसे लटका रखा है, ये मूविंग कॉइल हो गई, कॉइल हैंग हो गई, ये मूव करेगी ऐसे। ऐसे पॉइंटर आपने लगा दिया, ये स्केल हो गया, ऐसे समझो इसको। अब जैसे इसमें नीचे फिक्स कर रखा है, या तो स्प्रिंग लगा दो, अदरवाइज ये वायर लगा दो, ऐसे ही है, ये फिक्स है यहाँ पर। अब जैसे ही इस कॉइल में करंट पास होगा, तो हमने इससे पहले पढ़ा ना रेक्टेंगुलर कॉइल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जब रेक्टेंगुलर कॉइल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, जैसे इसमें करंट कैरिंग, जैसे इसमें करंट आता है कॉइल में, तो ये रोटेट होती है ऐसे, तो ये भी रोटेट होगी। जैसे करंट आएगा तो ये ऐसे रोटेट होगी, पॉइंटर इस पर अटैच है, रोटेट होगी तो पॉइंटर साथ में घूमेगा ऐसे, ये डिफ्लेक्ट होने लगेगा, वो डिफ्लेक्शन दे देगा ये, ठीक है, वो ये डिफ्लेक्शन देगा, इस तरह से डिफ्लेक्ट होगी कॉइल के साथ साथ। बाद में स्प्रिंग से कनेक्ट है, जैसे ही आप करंट को बंद कर देते हो, इसमें करंट खत्म, तो इसमें वायर ले लीजिए, स्प्रिंग ले लीजिए, इसमें रेजिस्टिंग टॉर्क लगेगा। एक तो होगा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, जो तो लग रहा है टॉर्क इक्वल्स टू बी ना साइन थीटा, जो हमने इससे पहले पढ़ा है, वो तो इसको डिफ्लेक्ट कर गया। जैसे करंट ऑफ करोगे तो स्प्रिंग या इसका वायर में तो ट्विस्ट होगा, तो उसका वो रिस्टोरिंग टॉर्क लगेगा, वो इसको वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ले आता है। तो इसका प्रिंसिपल में ये प्रिंसिपल क्या है, इसी पे बेस्ड है। जब कोई भी कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देन अ टॉर्क एक्ट ऑन इट। तो इसका प्रिंसिपल यही है, किस पे बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देन ए टॉर्क एक्ट ऑन इट। जब करंट कैरिंग कॉइल को लिखूं या समझ गए, देखो कोई भी रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल है, when current carrying coil placed in uniform magnetic field, then torque act on it। कोई भी करंट कैरिंग कॉइल, हमने रेक्टेंगुलर का तो निकाला था टॉर्क, जब कोई करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके ऊपर टॉर्क लगता है, यानी वो ऐसे रोटेट करेगी तो टॉर्क एक्ट होगा। अब पॉइंटर ऐसे अटैच कर दो तो डिफ्लेक्शन आ जाएगा, ठीक है। when current carrying coil placed in magnetic field, तो ये लैंग्वेज में बोर्ड छोटा पड़ जाएगा, इसलिए मैं ओरल बोल रहा हूं ये वर्ड्स को। when current carrying coil placed in uniform magnetic field, then it rotate, torque act on it, or that torque is known as the deflecting torque। तो मैं लिख रहा हूं deflecting torque, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ध्यान रखना किससे लग रहा है, करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, वो बीना साइन थीटा, इससे हमने पहले पढ़ लिया है। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को मैं लिख दिया टॉर्क इक्वल्स टू VINA साइन थीटा, ये बीना साइन थीटा, इससे पहले हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। जब करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर ये टॉर्क लगता है जो इसको डिफ्लेक्ट करा देगा, तो वो होगा बीना साइन थीटा। अब रेडियल फील्ड के लिए मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, फिर रेडियल फील्ड को अलग से पढ़ा दूंगा। फॉर रेडियल फील्ड थीटा कितना होता है 90, यानी टॉर्क मैक्सिमम हो जाएगा। ये टॉर्क क्या होगा फिर, बीना। अब ये रेडियल फील्ड है, रेडियल फील्ड कैसे बनता है मैं बताऊंगा अभी। रेडियल फील्ड के लिए थीटा कितना होगा साइन 90, तो टॉर्क हो गया, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हो गया बीना। अभी तो डिफ्लेक्ट हो गया। अब इस समय सपोज इसमें करंट पास हुआ, ये डिफ्लेक्ट हो गया। अब ये करंट आप ऑफ कर देते हो तो इसमें रजिस्टरिंग टॉर्क भी तो लगेगा इस वायर का या स्प्रिंग का, जो इसको वापस लेके आएगा। जैसे आप किसी वायर स्प्रिंग को ऐसे कर देते हो, छोड़ देते हो, ये तो आपने डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगाया, ट्विस्ट कर दी, अब छोड़ दिया तो वापस स्प्रिंग अपने आप इसको लेके आएगी, वो होता है रजिस्टरिंग टॉर्क। रीस्टोरिंग टॉर्क, अब रजिस्टरिंग टॉर्क किसके कारण लगेगा, रजिस्टरिंग टॉर्क एक्ट ड्यू टू ट्विस्ट ऑफ वायर। अब इसमें वायर भी किसका, वो भी हम आगे डिस्कस पढ़ेंगे, फॉस्फर ब्रोंज का या क्वार्ट्ज का वायर यूज करते हैं। तो रोटेशनल टॉर्क एक्ट ड्यू टू ट्विस्ट ऑफ द, जब वायर ट्विस्ट होगा तो इस पर रीस्टोरिंग, जो इसको रिस्टोर करेगा, रीस्टोरिंग टॉर्क लगेगा। अब सपोज ये डिफ्लेक्शन फाई हुआ है, ठीक है, पॉइंटर यहाँ था, पॉइंटर ऐसे डिफ्लेक्ट हो गए, फाई डिफ्लेक्शन आ गया पहले अपनी ओरिजिनल पोजीशन सपोज, तो रीस्टोरिंग टॉर्क कितना हो गया, तो रीस्टोरिंग टॉर्क क्या हो गया, रीस्टोरिंग टॉर्क को मैं टॉर्क आर लिख देता हूं,
ये होगा के फाई डिफ्लेक्शन। के को बोलते हैं हम टॉर्जनल कांस्टेंट, या इसको बोलते हैं टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, टॉर्जनल कांस्टेंट। अब इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, यानी जितना टॉर्क लगा इसको वापस ओरिजिनल पोजीशन पर लाने के लिए इतना ही रिस्टोरिंग टॉर्क होना चाहिए। तो फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन इधर इसको, अब इस डायग्राम को रब कर रहा हूं, एनसीईआरटी में आपको ये डायग्राम दिया है, ये नहीं दिया है, ठीक है। तो ये रब कर रहा हूं मैं। अब देखो फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए रिस्टोरिंग टॉर्क यानी टॉर्क इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, फॉर इक्विलिब्रियम लिख देना है, फॉर इक्विलिब्रियम की कंडीशन के लिए टॉर्क, जो ये टॉर्क नाम दिया इसका टॉर्क आर्क दिया है, यानी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इक्वल्स टू रिस्टोरिंग टॉर्क। आप लैंग्वेज में लिखोगे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इक्वल्स टू रिस्टोरिंग टॉर्क। अब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कितना है, बीना थीटा, ये रहा, ठीक है, थीटा तो 90 हो गया, ये कितना है के फाई। तो आई इक्वल्स टू क्या आ रहा है, के अपॉन बी एन ए, नीचे ले जा रहा हूं, बी एन ए फाई। अब देखो के कांस्टेंट, बी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये भी कांस्टेंट, नंबर ऑफ टर्न फिक्स है कांस्टेंट, एरिया ऑफ कॉइल भी कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, जी, यानी गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। तो आई इक्वल्स टू क्या हो गया, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू फाई, जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन। यही गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल है, जितना ज्यादा करंट होगा उतना ही ज्यादा वो डिफ्लेक्ट होगा। तो आई डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू फाई, ज्यादा करंट ज्यादा डिफ्लेक्शन, कम करंट कम डिफ्लेक्शन। तो ये जी, अब जी ध्यान रखना, जी इक्वल्स टू के अपॉन बी एन ए, ये दिस इज नोन एज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और ये इसका एक प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। आई डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू फाई। अब इसमें बेसिक जो फॉर्मूला है आपको ये याद रखना है, बीना इक्वल्स टू के फाई, बीना इक्वल्स टू के फाई, बीना इक्वल्स टू क्या होगा, के फाई। अब ध्यान रखना बीना, इससे सारे फॉर्मूले आगे जो पढ़ेंगे ना सारे इससे निकलेंगे। ये तो रिस्टोरिंग टॉर्क, जब कोई कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में, करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर टॉर्क लगता है। और ये रिस्टोरिंग टॉर्क है जो स्प्रिंग या वायर के कारण लग रहा है, जिसमें कॉइल लटकी हुई है ना, ये उस वायर के कारण वो भी तो अपना रिस्टोर करेगा, तो ये रिस्टोरिंग टॉर्क है। इससे सारे, ये तो इसका प्रिंसिपल हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई। इससे आगे सारे फॉर्मूले निकलेंगे, तो इसलिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, बीना इक्वल्स टू के फाई। तो ये तो इसका प्रिंसिपल हो गया गैल्वेनोमीटर का। अब देखिए रेडियल फील्ड हम पढ़ते हैं, रेडियल फील्ड, यह कभी कभी 1 मास 2 मास में आ जाता है। अब रेडियल फील्ड जो है ना, बेसिकली इसमें रेडियल फील्ड करता क्या है, रेडियल फील्ड हमने पढ़ा थीटा 90 कर देता है। जो थीटा की वैल्यू है, थीटा किसके बीच में, एरिया वेक्टर कॉइल का और मैग्नेटिक फील्ड के बिटवीन थीटा 90 रहता है। ये रेडियल फील्ड का काम है। रेडियल फील्ड क्या करता है, एंगल बिटवीन एरिया ऑफ कॉइल ए, अब शॉर्टकट लिख रहा हूं, एंगल बिटवीन एरिया ऑफ कॉइल एंड बी इक्वल्स टू, लिखूंगे लैंग्वेज में, यही तो लिखा है, एंगल बिटवीन एरिया ऑफ वेक्टर, एरिया ऑफ वेक्टर मतलब नॉर्मल टू द प्लेन। तो मैं एरिया ऑफ वेक्टर कॉइल लिख रहा हूं, एरिया वेक्टर ऐसे लिखता हूं, एरिया वेक्टर ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड बी, मैग्नेटिक फील्ड वी इक्वल्स टू 90 डिग्री, जिसको हमने लिखा ना थीटा 90। ये रेडियल फील्ड का काम ये है। वो कैसे करता है, देखो इसमें हम सॉफ्ट आयरन का एक सिलेंडर रख देते हैं कॉइल के इनसाइड, लेकिन इंसुलेशन के साथ, जो कॉइल से टच नहीं होता, इसमें करंट वगैरह नहीं आता। जैसे सपोज कॉइल है, ये कॉइल है रेक्टेंगुलर कॉइल, बीच में ऐसे गैप है, इस गैप में हमने ऐसे ये रख दिया, इधर इंसुलेशन इधर इंसुलेशन, ये
सॉफ्ट आयरन का रखते हैं एक सिलेंडर, ये रख दिया। अब इससे क्या होगा, जैसे अभी ये मैग्नेटिक फील्ड आपका ऐसे है, तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे आ रहा है, अभी रोटेट होगा तो एरिया वेक्टर चेंज हो रहा है ना मैग्नेटिक फील्ड से एंगल, अभी तो थीटा 90 है, ये कम ज़्यादा बनाता जा रहा है अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ले रहे हो। अब सिलेंडर है सपोज किया, अब इससे एरिया वेक्टर क्या हो गया, इधर ऐसे सभी जगह वो ऑलवेज थीटा 90 रहता है सिलेंड्रिकल शेप डालने से। अभी रोटेट करेगी तो मैग्नेटिक फील्ड से हमेशा इसका एरिया थीटा 90 बनाता रहेगा। तो रेडियल फील्ड क्या होता है, जिसमें थीटा 90 की वजह से ये भी ले सकते हो, टॉर्क विल बी मैक्सिमम। टॉर्क कौन सा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क विल बी मैक्सिमम। रेडियल फील्ड से टॉर्क क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। जो टॉर्क लगा ना बिना साइन थीटा 90 हो गया, साइन 90 की वैल्यू मैक्सिमम बन होती है, तो टॉर्क मैक्सिमम हो जाएगा। दूसरा पूछते हैं रेडियल फील्ड हम प्रिपेयर कैसे करते हैं, ये कई बार ये पूछते हैं रेडियल फील्ड का यूज क्या है, तो टॉर्क को मैक्सिमम कर देगा, यही इसका यूज है। या थीटा 90 होगा जिससे टॉर्क मैक्सिमम हो जाएगा। दूसरा रेडियल फील्ड हम बनाते कैसे हैं, तो कॉइल के अंदर इंसुलेशन के साथ सॉफ्ट आयरन का एक सिलेंडर रख देते हैं, उससे एरिया वेक्टर हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर बना रहता है, जिससे टॉर्क मैक्सिमम हो जाता है। तो सॉफ्ट आयरन सिलेंडर प्लेस्ड इनसाइड द कॉइल विद इंसुलेशन, ये रेडियल फील्ड तैयार करने का तरीका। रेडियल फील्ड बनता कैसे है, सॉफ्ट आयरन का सिलेंडर, इसके अंदर हम ये रख दिया, ये सॉफ्ट आयरन का सिलेंडर, जैसे एरिया वेक्टर में से क्या 90 रहेगा। ये छोटे से बड़े मार्क्स से क्वेश्चन आपसे कभी कभी पूछ लेते हैं कि रेडियल फील्ड किससे तैयार किया जा रहा है। जो हमें दिखाया था ना सर्कल में एनसीईआरटी में, वो रेडियल फील्ड दिखाया था, परपेंडिकुलर रहेगा हमेशा वो फील्ड, तो ये रेडियल फील्ड की बात है। अब इसमें आता है करंट सेंसिटिविटी, ठीक है। अभी करंट, इसको भी नहीं मिट रहा हूं, जैसे आपको ये फॉर्मूला ध्यान रहे, इसलिए लिखा हुआ है V₃ इसको साफ कर दो, सारा इसी में बेस्ड रहेगा गैल्वेनोमीटर की सारी स्टोरी। अब देखो इसमें आता है करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी करंट सेंसिटिविटी। अब सबसे पहले क्या है, हम सेंसिटिविटी के बारे में पढ़ते हैं। तो गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव कब होगा, जब स्मॉल करंट के लिए भी लार्ज डिफ्लेक्शन होगा, थोड़ा करंट डिफ्लेक्शन ज़्यादा, जितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन आएगा उतना ही गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव होगा। थोड़े से करंट में ही लार्ज डिफ्लेक्शन देता है, लेकिन ये वो सेंसिटिविटी होती है, किसी भी डिवाइस की सेंसिटिविटी स्मॉल वैल्यू को रीड करना। तो यहाँ तो हम डिटेक्ट करते हैं, तो थोड़े से करंट के लिए स्मॉल करंट में भी ज़्यादा डिफ्लेक्शन आ जाएगा, तो करंट सेंसिटिविटी होगी। तो सेंसिटिविटी गैल्वेनोमीटर के लिए क्या होगा, सेंसिटिविटी के लिए स्मॉल करंट के लिए लार्ज डिफ्लेक्शन आए तो गैल्वेनोमीटर ज्यादा सेंसिटिव होगा, गैल्वेनोमीटर उसमें मोर सेंसिटिव होगा, ठीक है, स्मॉल करंट के लिए। अब करंट सेंसिटिविटी को जैसे हम लिखते क्या है, एस फॉर सेंसिटिव, आई फॉर करंट। तो ये इसका बेसिक फॉर्मूला है φ/I, इसका बेसिक फॉर्मूला है φ/I। अब देखिए फाई क्या है, डिफ्लेक्शन, जो कॉइल रॉक कर दी ना ऐसे डिफ्लेक्ट होता था पॉइंटर, कितना एंगल डिफरेंट हुआ, आई डिफ्लेक्ट हुआ है, और आई क्या है, करंट। तो आई को अगर बंद करते हो तो एस आई इक्वल टू फाई हो जाएगा। तो करंट सेंसिटिव बेसिक डेफिनेशन ऐसे ही बन रही है, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, deflection per unit current is known as the current sensitivity। deflection per unit current, deflection per unit करना, आई को बंद करो तो जो डिफ्लेक्शन आ रहा है दैट इज द सेंसिटिविटी। फाई इक्वल टू ऐसा ही हो जाएगा, आई को बंद करते देखो, आई इक्वल टू 1 तो एस आई इक्वल टू फाई, यही तो फिजिक्स में डेफिनेशन लिखने का तरीका है। तो डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट नोन एज द सेंसिटिविटी। और डिफ्लेक्शन किसका, डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंटर पर यूनिट करंट पासिंग थ्रू द कॉइल और गैल्वेनोमीटर। अब पूरे डेफिनेशन, ये तो की पॉइंट हुआ है, जैसे पूरी डेफिनेशन पूछे, डिफाइन करंट सेंसिटिविटी
तो आप बोलोगे डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंटर पर यूनिट करंट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द कॉइल ऑफ द गैल्वोमीटर इज नोन एज द करंट सेंसिटिविटी। तो बेसिक की पॉइंट तो आपका ये डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, डिफ्लेक्शन किसका? पॉइंटर का। तो आपको लैंग्वेज ये लिखनी पड़ेगी डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंटर पर यूनिट इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द कॉइल ऑफ द गैल्वोमीटर इज नोन एज द करंट सेंसिटिविटी। समझ में आ गया? लिखूं डिफ्लेक्शन, इससे ही देखो मेन की पॉइंट ये डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। हाँ, तो डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंटर ऑन द स्केल ही बोल सकते हो, डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंटर ऑन द स्केल पर यूनिट इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द कॉइल ऑफ द गैल्वोमीटर इज नोन एज द करंट सेंसिटिविटी। तो ये आपको रटने नहीं होते वर्ड टू वर्ड, ये आपको माइंड में सेट करना है। होता क्या करंट सेंसिटिविटी? डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। अब डिफ्लेक्शन किसका? पॉइंटर का। करंट किसमें? गैल्वोमीटर कॉइल में जो पास होगा वो डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट नोन एज द सेंसिटिविटी। याद रखना, ये कभी कभी एग्जाम में आ जाती। डेफिनेशन आपके माइंड में की पॉइंट सेट रहना चाहिए। जैसे कोई भी क्वेश्चन है इन पे बेस्ड ही होता है, अब डिफ्लेक्शन क्या है, करंट क्या है, बस ये पता होना चाहिए। अब देखिए ये तो आपके करंट सेंसिटिविटी की डेफिनेशन थी, अब इसको निकालते हैं। तो हमने यही तो पढ़ा था बी ना इक्वल टू के फाई, थीटा तो 90 हो गया था। हमें क्या निकालना? फाई अपॉन आई, तो आई उधर ले जाओ और ये इसको इधर ले आओ। तो देखो बी एन ए अपॉन के इक्वल टू फाई अपॉन आई। अब फाई अपॉन आई को तो आप करंट सेंसिटिविटी बोल रहे हो, तो ये लिख देता हूं। देखो एस आई करंट सेंसिटिविटी फाई अपॉन आई इक्वल टू बी एन ए अपॉन के। ये जी का रेसिप्रोकल हो गया करंट सेंसिटिविटी। तो एस आई फाई अपॉन आई बी एन ए अपॉन के, बी एन ए अपॉन के। अब बी क्या है यहां पर? मैग्नेटिक फील्ड। एन क्या है यहां पर? नंबर ऑफ टर्न्स। ए क्या है? एरिया ऑफ द कॉइल। के टॉर्जनल कांस्टेंट जो वायर का था, या स्प्रिंग बोल दीजिए, स्प्रिंग का था जिससे कॉइल लटकी हुई थी। तो एस आई बी एन ए अपॉन के। ठीक है, एस आई क्या हो गया? बी एन ए अपॉन के। बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। एन नंबर ऑफ टर्न्स, ए एरिया ऑफ द कॉइल, के टॉर्जनल कांस्टेंट। अब देखिए ये तो आपका करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला आ गया जो आपको याद भी रखना है। अब करंट सेंसिटिविटी डिपेंडेंस, ये डिपेंड किस किस पे कर रहा है करंट सेंसिटिविटी, वो बताने जा रहा हूं। तो इस फॉर्मूले से भी आपको पता लग रहा है करंट सेंसिटिविटी किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है। इसको रेसिप्रोकल ऑफ 1/g गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट भी बोलते हैं। जी यहां गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट है। अब देखो डिपेंडेंस, डिपेंडेंस ऑफ एसआई मैंने शॉर्टकट लिख दिया है, डिपेंडेंस ऑफ करंट सेंसिटिविटी। अब देखो पहले किस पे डिपेंड कर रहा है? बी पर। तो एसआई किस पे डिपेंड करता है? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल ले देता हूं, चलो बी पे डिपेंड करता है। बी ज्यादा होगा तो एसआई भी ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम क्या करते हैं? पैराबोलिक शेप के नॉर्थ पोल साउथ पोल लेते हैं, तो इससे बी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। दूसरा पॉइंट, एसआई करंट सेंसिटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करते हो, इफ नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीजेज देन करंट सेंसिटिविटी इंक्रीजेज। ये ध्यान रखना, एन इंक्रीज करते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। एन इंक्रीजेज, मैं सिंबॉलिक लिख रहा हूं, देन sensitivity also increases, then sensitivity of galvanometer also increases. Similarly here B increases, SI increases. अब इसको B इंक्रीज करने के लिए हम पैराबोलिक शेप ले लेते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स हम ज्यादा तार लपेट देंगे। तीसरा एरिया ऑफ द कॉइल, एरिया ऑफ द कॉइल ए इंक्रीज करोगे तो करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी, लेकिन एरिया ऑफ द कॉइल बहुत ज्यादा नहीं कर सकते हम। हमारा गैल्वेनोमीटर होता कितना, इतना सा डिवाइस है, ज्यादा बड़ा करोगे तो उसको हैंडलिंग करने में प्रॉब्लम आएगी। तो इसकी तो हमारे पास लिमिटेशन है, एरिया को बहुत बड़ा नहीं कर सकते। ये 14 पॉइंट आपका एरा फोर्थ एसआई इनवर्सली 1/k। ये टॉर्जनल कांस्टेंट, टॉर्जनल कांस्टेंट
कम होगा, यानी के क्या होना चाहिए, कम होगा, तो ऐसा ही करंट सेंसिटिविटी ज्यादा होगी। टॉर्जनल कांस्टेंट डिक्रीजेज, यानी इसकी वैल्यू कम है तो करंट सेंसिटिविटी इंक्रीजेज। ये छोटी छोटी बातें आपके एग्जाम में 1 मार्क्स के क्वेश्चन बना के पूछ लेता है, वो एमसीक्यू बना डालता है इन पर। अब इसमें एक क्वेश्चन और आता है के लिए, टॉर्जन कांस्टेंट के लिए। जैसे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में फॉस्फर ब्रोंज मटेरियल का नाम है, या क्वार्ट्ज के बायरियम क्यों यूज करते हैं? फॉस्फर ब्रोंज, फॉस्फर ब्रोंज और क्वार्ट्ज, इस मटेरियल के वायर जो से कॉइल लटका रखी थी ना, वो हम यूज क्यों करते हैं? तो दो इसकी प्रॉपर्टी है फॉस्फर ब्रोंज और क्वार्ट्ज की, इसकी रिजिडिटी बहुत अच्छी होती है। जैसे कॉइल को लटकाना है तो थिन पतले से वायर से लटक जाएगा। एक तो रिजिडिटी बहुत अच्छी होती है, तो ज्यादा वेट को टॉल, वो लेंथ में पढ़ाना इलास्टिसिटी में, यंग मॉडुलस काफी ज्यादा होता है इसका। तो फॉस्फर ब्रोंज एक तो रिजिडिटी इसकी अच्छी है, दूसरा के कम होता है इनका। के क्या है? फॉस्फर ब्रोंज और क्वार्ट्ज का के काफी कम होता है रिजिडिटी के साथ साथ। पतला वायर लोगे तो रिजिडिटी तो अच्छी है, लेकिन साथ में के भी कम हो जाएगा। के कम होते ही सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाती है गैल्वेनोमीटर की। इसीलिए हम फॉस्फर ब्रोंज या क्वार्ट्ज वायर यूज करते हैं। 1 मार्क्स में कभी बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इससे रिलेटेड है। फॉस्फर ब्रोंज या क्वार्ट्ज या का वायर हम क्यों यूज करते हैं गैल्वेनोमीटर में? उसका कारण है उसका अच्छी रिजिडिटी है, मजबूत होता है, ज्यादा वेट को थिन वायर लटका सकता है। एक के काफी कम होता है, टॉर्जनल कांस्टेंट उसका कम होता है, जिससे सेंसिटिविटी गैल्वेनोमीटर की इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, ये करंट सेंसिटिविटी रिलेटेड कॉन्सेप्ट था। अब करंट सेंसिटिविटी का ये फॉर्मूला मैं यहां लिख देता हूं, φ/I, यही तो था, SI = φ/I। बेसिकली ये फॉर्मूला याद है और इसकी डेफिनेशन याद है, तो φ/I अपने आप बन जाएगा। देखो यहां से VNA/K। अब हम बात करते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी तो लिखा हुआ है, वोल्टेज सेंसिटिविटी, ठीक है। वोल्टेज सेंसिटिविटी, अब देखो वोल्टेज सेंसिटिविटी जैसे करंट सेंसिटिविटी थी, इस तरह से वोल्टेज सेंसिटिविटी को हम लिख रहे हैं SV, S फॉर सेंसिटिविटी, V फॉर वोल्टेज। ये V वो φ/I है, φ/V, V पोटेंशियल है। डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्ट इज नोन एज द वोल्टेज सेंसिटिविटी। डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्ट, अब डिफ्लेक्शन किसका? इसकी डेफिनेशन यही बनेगी, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्ट, यानी 1 वोल्ट में जितना डिफ्लेक्शन हो रहा है दैट इज द वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंटर ऑफ ए गैल्वेनोमीटर पर यूनिट वोल्ट अप्लाई अक्रॉस द कॉइल इज नोन एज द वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो ये डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्ट, ये वोल्ट लिखा है VOLT, ठीक है, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्ट। अब डिफ्लेक्शन किसका? पॉइंटर का, और पोटेंशियल अप्लाई किस पे होगा? कॉइल के ऊपर। तो डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्ट नोन एज द वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो सारी डेफिनेशन हमें ये बेसिक डेफिनेशन आपको याद है, तो इसके फॉर्मूले अपने आप ड्राइव हो जाएंगे। अब देखो V को क्या लिखते हैं ओम्स लॉ से? IR। तो इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, φ/I क्या था अपना? φ/I करंट सेंसिटिविटी। तो करंट सेंसिटिविटी अपॉन R, ये भी आपकी वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला हो गया। अब करंट सेंसिटिविटी की वैल्यू यहां से लिख दो, या φ/I की वैल्यू ये लिख दो, यही तो VNA/K। तो ये क्या बन गया? इसको SI की वैल्यू दी VNA/K, ये R, ये वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला बन गया। यही फॉर्मूला लिखा है, यहां से लिख दो φ/I, यहां से लिख दो VNA/KR। दिस इज द वोल्टेज सेंसिटिविटी VNA/KR। अब देखो इसमें ध्यान रखना, V अगर कांस्टेंट तो ठीक है, V इंक्रीज करोगे वोल्टेज सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी, एरिया इंक्रीज करोगे वोल्टेज सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी।
के को कम करोगे वोल्टेज सेंसिटिव इंक्रीज होगी, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करोगे तो जरूरी नहीं है वोल्टेज सेंसिटिव इंक्रीज हो। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करोगे तो करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज होती है। यहां लिख रहा हूं शॉर्टकट, ये 1 मार्क्स से 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लेता है। if n increases SI increases, what it is not necessary that, what शॉर्टकट लिख रहा हूं, what not necessary that SB increases, ये जरूरी नहीं है। मे बी इंक्रीज मे बी डिक्रीज, और नहीं भी हो इंक्रीज, सेम भी रह सकती है। ऐसा क्यों है, ये क्वेश्चन पूछता है। देखो एन इंक्रीज करोगे तो आपको दिखेगा ऐसा ही इंक्रीज होगा, क्लियर है उसमें। यहां भी आपको फॉर्मूले में लग रहा है एन इंक्रीज करोगे तो एस भी इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एन जब इंक्रीज करोगे तो आर भी इंक्रीज होगा। एन बढ़ाओगे तो आर भी इंक्रीज होता है, रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है वायर का। ज्यादा लपेटे लगाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एन और आर का रेशो, एन बढ़ाया आर बढ़ गया, तो फिर जरूरी नहीं है ऐसे ही बढ़ जाए। आगे समझ में, एक बार फिर से बता रहा हूं, ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में देते हैं, कभी 1 में कभी 2 में। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे तो कंफर्म करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी। इफ वी इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स देन करंट सेंसिटिविटी इंक्रीजेज, लेकिन इट इज व्हाट नॉट नेसेसरी दैट वोल्टेज सेंसिटिविटी इंक्रीजेज, इट मे बी इंक्रीज और डिक्रीज और रिमेन सेम। तीनों केस रह सकते हैं इसमें, वो डिपेंड करता है उस मटेरियल के में जो तार लपेट रहे हो उसका रेजिस्टेंस किस तरह से है, ठीक है। तो देखो एन इंक्रीज करोगे आर बढ़ जाएगा, तो एन बाई एन अपॉन आर रेशो सेम भी रह सकता है, एन अपॉन आर का रेशो। तो एन बढ़ाते हो आर बढ़ता है, इसलिए वोल्टेज सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जरूरी नहीं है। ध्यान रहेगा, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से आर बढ़ जाता है रेजिस्टेंस, वहां तो आर है ही नहीं, तो इसमें आर बढ़ जाता है, इसलिए नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से वोल्टेज सेंसिटिविटी इंक्रीज हो ये जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी। बात क्लियर, ये ध्यान रखना, वोल्टेज सेंसिटिविटी और करंट सेंसिटिविटी में थोड़ा सा ये डिफरेंस है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये आपका गैल्वेनोमीटर का इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड कुछ ना कुछ एग्जाम में मोस्टली हर दूसरी साल आता रहता है, हर दूसरी तीसरी साल तो कंफर्म आएगा, कई बार कंटिन्यू आता रहता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। अब एक टर्म और रह गई, फिगर ऑफ मेरिट। फिगर ऑफ मेरिट, ठीक है। करंट सेंसिटिविटी क्या थी, फाई अपॉन आई। अब फिगर ऑफ मेरिट का सिंबल मैं दे रहा हूं एक्स, तो एक्स होता है आई अपॉन फाई, ये फाई है, ठीक है, ऐसे आई अपॉन फाई। अब देखो यूनिट डिप्रेशन के लिए फाई को बंद करोगे तो एक्स इक्वल टू आई होगा। यूनिट डिप्रेशन के लिए जितना करंट हो, ठीक है, करंट नीडेड फॉर यूनिट डिफ्लेक्शन, यानी फाई को आपने बंद किया, इसकी डेफिनेशन बता रहा हूं, फाई को बंद किया 1 डिवीजन, तो एक्स क्या हो गया आई। करंट डिवीजन नहीं होता गैल्वेनोमीटर एमीटर में, जो 1 डिवीजन 2 डिवीजन स्मॉल डिवीजन, जैसे 10 के यहाँ से ऐसे, इसमें 0 से लेकर गैल्वेनोमीटर का मीटर ही बनाएंगे जैसे 1 एम्पियर, तो इसमें ऐसे 10 डिवीजन डाल दिए। एक डिवीजन के लिए जितनी करंट की रिक्वायरमेंट है, दैट इज द फिगर ऑफ मेरिट, ठीक है, फिगर ऑफ मेरिट। तो करंट नीडेड फॉर यूनिट डिफ्लेक्शन या फॉर 1 डिवीजन इज नोन एज द फिगर ऑफ मेरिट। एक्स इक्वल टू आई होता है, एक्स क्या होता है आई के इक्वल होता है, जो यूनिट डिफ्लेक्शन के लिए चाहिए, यानी 1 डिवीजन के लिए चाहिए। तो करंट नीडेड फॉर 1 डिवीजन इज नोन एज द फिगर ऑफ मेरिट। यही तो रिप्रेजेंट है, नहीं एक्स क्या होता है फिगर ऑफ मेरिट, किसके इक्वल है आई के। आई कौन सा आई, एक डिवीजन के लिए करंट। तो ये आपको रटने नहीं है, ऑन वर्ड्स में आप लिख सकते हो। तो फिगर ऑफ मेरिट इज इक्वल टू द करंट विच नीडेड फॉर यूनिट डिवीजन। फिगर ऑफ मेरिट इज इक्वल टू द
करंट विच नीडेड फॉर यूनिट डिवीजन या करंट फॉर यूनिट डिवीजन। तो ये फिगर ऑफ मेरिट है, ठीक है। अब इसी का फॉर्मूला हमने स्टैंडर्ड क्या पढ़ा था, बीना इक्वल्स टू के फाइव। अब आई अपॉन फाइव बना दो इधर, तो आई अपॉन फाइव इक्वल्स टू के अपॉन बी एन ए। ये रेसिप्रोकल ऑफ सेंसिटिविटी आ गया, करंट सेंसिटिविटी। एसआई का फॉर्मूला यही तो था, के अपॉन बी एन ए अपॉन के, बी एन ए अपॉन के, इसका रेसिप्रोकल आ गया है। तो जो फिगर ऑफ मेरिट है, इसको फिगर ऑफ मेरिट का हमने एक्स सिंबल दे रखा है, आई अपॉन फाइव, फाइव इधर ले आए और ये इधर चला गया, वो फाइव अपॉन आई होता है। तो ऐसा ही इक्वल्स टू बी एन ए अपॉन के, ठीक है। ये क्या है, करंट सेंसिटिविटी। ये क्या है, फिगर ऑफ मेरिट। यूनिट डिवीजन के लिए जितना करंट चाहिए होता है, दैट इज द फिगर ऑफ मेरिट। अब इसमें फॉर्मूले में कंफ्यूज मत होना, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो बी एन ए, तो इसको ऐसे लिख देता हूँ नाव। हिंदी में नाव किसको बोलते हैं, बोट को। और ये के फॉर क्रो, तो नाव अपॉन क्रो, करंट सेंसिटिविटी, यानी नाव के नीचे क्रो है, ये याद रखने के लिए। कंफ्यूज होते हैं बच्चे इसमें। और फिगर ऑफ मेरिट के लिए क्रो ऊपर बैठा है नाव के, ये नाव बना लेना इसको, एन ए बी, नाव के ऊपर क्रो या नाव ऊपर है, याद रखने के लिए। नहीं तो आपका कुछ नहीं है, इस फॉर्मूले याद रखो, आपको कुछ याद नहीं रखना है, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। उनकी डेफिनेशन याद रखो, फाइव अपॉन आई करंट सेंसिटिविटी, इससे निकाल लो, आई अपॉन फाइव फिगर ऑफ मेरिट, इससे निकाल लो। आपको ये फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं, ये तो आपको रटना ही पड़ेगा। दोनों टॉर्क एक दूसरे के इक्वल होंगे, तभी तो वापस आ रहा है वो। तो ये आप मेन इसका फॉर्मूला ये है, सारे फॉर्मूले इसी से निकल जाएंगे। जो भी आपको निकालना है, वोल्टेज सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी, सब इसी से निकल जाएंगे, ठीक है। ये आपका फिगर ऑफ मेरिट हो गया। अब इसके गैल्वेनोमीटर के अब आएंगे आगे, कन्वर्सन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर, कन्वर्सन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एन वोल्टमीटर, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।